और दोनों तीनों जो मुल्क में दुनिया में बड़ी पावर्स हैं, उनका रोल ये है इस वक्त ही हमेशा से है, आगे भी यही रहेगा कि वो पेरिफेरी दूसरे मुल्क की श्रिंक करें और अपने कोर को बढ़ाएं, एक्सपेंड करें, जिसको पॉलिसी ऑफ एनसर्कलमेंट या कंटेनमेंट बोलते हैं। जो आसियान कंट्रीज है ना, अगर आपने देखना ना कि चाइना का टिल्ट, तो आसियान ब्लॉक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर वो आसियान है। तो आप ये देखें कि आसियान कंट्रीज़ का टिल्ट कहाँ जा रहा है। हमारा जो सीपैक वगैरह है उस पर हम बात कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो बन सका है जो चाइनीज़ चाह रहे थे। जो न्यूक्लियर ऑप्शन है ना, ट्रेड वॉर के अंदर न्यूक्लियर ऑप्शन, वो चाइना के पास ये है कि वो रेयर अर्थ्स को बैन कर दे। यूएस भी अब इसमें जागा है। यूएस ने पाकिस्तान में डील की है मिनरल्स की, यूएस ने यूक्रेन में की है, आपने पढ़ा हो शायद, 2 महीने पहले यूक्रेन में भी डील की है। और 2016 के अंदर यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे आया था, उसमें उन्होंने ये जो रेयर अर्थ्स हैं इनको स्ट्रेटेजिक करार दे दिया था। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के जो रिजर्व्स अगर आप मिलाएं तो 58% वो डॉलर में है, 58%, और 1% है वो चाइनीज़ की करेंसी। आज से 25 साल पहले भी 61 थे, ये 61% डॉलर में थे। तो 20-30 सालों के अंदर सिर्फ 2% का फ़र्क आया है। यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये वेस्टर्न यूरोप सारा, इन्होंने 200 साल टैरिफ्स हाई रखे थे। इसकी रिसर्च है, आप तो खुद पढ़ सकते हैं कोई। और फिर जब ये इस लेवल पे पहुंच गए, उन्होंने अपने रिजर्व्स बना लिए, फिर उन्होंने कहा यार नहीं, अब ओपन ट्रेड होना, ओपन मार्केट्स होनी चाहिए। तो ये एक किस्म की ना एक वो हिपोक्रेसी सी लगती है। ये जो हमारा क्लाइमेट का इशू है, ये हमारे एमिशंस की वजह से नहीं है, ये इस वजह से नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी, ये हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से है। ट्रेड इज़ लाइक वाटर, वो इट फाइंड्स इट्स वे, वो रुकता नहीं है। आप देखें कि चाइना और इंडिया के आपस में सीरियस बॉर्डर इश्यूज हैं, आपस में उनका ट्रेड इज़ लाइक आई थिंक $100 बिलियन और समथिंग। ताइवान के साथ उनके सोवरेनिटी के इश्यूज हैं, उनके साथ $300 अरब का। पाकिस्तान का और सेंट्रल एशिया के दरमियान में एक कंट्री है जो कभी भी हिस्टोरिकली वहाँ पे पीस नहीं हो सका, और अभी वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ अर्सा पहले मार्ज़ वजूद में आई है। तो उधर रशिया ने तो उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर 3 से 4 विजिट्स कर चुके हैं। पाकिस्तान का भी वहाँ पे एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी चल रही है। तो आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान का एक रोल BRI में, वन रोड वन बेल्ट में, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी की तरफ फ्यूचर में क्या हो सकता है? देखें, जियो पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना वो कोर एंड पेरिफेरी का प्रिंसिपल। जैसे सेब होता है ना, उसमें एक बीच में कोर होती है, साइड पे उसकी पेरिफेरी होती है। तो चाइना कोर है, उसके आसपास के सारे मुल्क उसकी पेरिफेरी हैं। यूएस जब देखता है अपने एंड से, वो यूएस कोर समझता है और आसपास सारी पेरिफेरी समझता है। और दोनों तीनों जो मुल्क में दुनिया में बड़ी पावर्स हैं, उनका रोल ये है इस वक्त ही हमेशा से है, आगे भी यही रहेगा कि वो पेरिफेरी दूसरे मुल्क की श्रिंक करें और अपने कोर को बढ़ाएं, एक्सपेंड करें, जिसको पॉलिसी ऑफ एनसर्कलमेंट या कंटेनमेंट बोलते हैं, जो 1960 में यूएस ने शुरू की थी, ठीक है, रशिया के अगेंस्ट। तो चाइना तो चाहेगा ऑफ कोर्स कि अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो। अगर वो स्टेबलाइज होगा तो चाइना के कोर के अंदर एक इंडिया अगर आता है, एक नई स्टेबल एक्टर या उनके अगेंस्ट है वो, तो अगर अफगानिस्तान भी आ जाता है, और अगर अब फिर पाकिस्तान भी अगर उनके लिहाज से कि हम यूएस के करीब ज़्यादा हो जाते हैं, तो चाइना का कोर तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उनका कोर जो है, वो तो चाहेंगे वो सारा का सारा, पूरा का पूरा एक, जैसे बोलते हैं कोएलेस होके एक बन जाए। और ये अभी से नहीं कर रहे, वो ये पहले से कर रहे हैं, गोइंग बैक टू 10th सेंचुरी 9th सेंचुरी, कब से कि ये लोग अपनी जो आसपास के कबीले होते थे, ट्राइब्स होते थे, या जिन्हें बारबेरियंस बोलते थे चाइनीज़, उनको वो एक दूसरे के अगेंस्ट कहते थे, यार तुम इनको संभालो, तुम इनको संभालो। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया था। तो आई थिंक चाइना का अफगानिस्तान जाना या करना, इट्स वेरी लॉजिकल। लेकिन चाइना का जो मेन फोकस है वो इस वक्त आप देखेंगे, जब पिछले दिनों टैरिफ्स लगे थे, तो चाइना के प्रेसिडेंट ने कौन से ममालिक विजिट किए थे? पाकिस्तान तो नहीं आया वो काफ़ी अरसे से। ममालिक कौन से विजिट किए थे? उसने वियतनाम किया था, उसने मलेशिया। जो आसियान कंट्रीज है ना, अगर आपने देखना ना कि चाइना का टिल्ट, तो आसियान ब्लॉक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर वो आसियान है। तो आप ये देखें कि आसियान कंट्रीज का टिल्ट कहाँ जा रहा है। तो नेचुरली उसका चाइना का मेजॉरिटी फोकस है आसियान कंट्रीज के ऊपर, उनके साथ डिप्लोमेसी के ऊपर, बट कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान वगैरह को भी चाहता है हो। चाइना के BRI के जो 6 कॉरिडोर हैं, हमारा जो सीपैक वगैरह है उस पर हम बात कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो
वो बन सका है जो चाइनीज चाह रहे थे, इतना मैं कह सकता हूँ। चाइना के जो चौथा कॉरिडोर है ना, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला, वो हमारा पर्पस पूरा कर रहे हैं। तो अगर अफगानिस्तान नहीं भी उनके लिए आता तो उन्होंने अपने आप को हैज किया। वह 6 कॉरिडोर्स हैं उनके मेन, तो 6 में से 1-2 नहीं भी चलेंगे तो उनका जो बियर आया है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। 2001 के जो वॉर ऑन टेरर के बाद सिनेरियो बनाया और वर्ल्ड जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गई, और उसमें फिर एपिडेमिक और इस तरह की हमारी बहुत ज़्यादा वबाएँ ग्लोबली फैलना शुरू हो गई। तो इस सारे सिनेरियो में चाइना ने जिस तरह से अफ्रीका और साउथ अमेरिका की मार्केट्स को कैप्चर किया है, इस हवाले से आपका क्या राय है कि चाइना इकोनॉमिकली अपने आप को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड। एक मैगजीन है, आप सबको पता होगा, इकोनॉमिस्ट मैगजीन का नाम सुना आपने? द इकोनॉमिस्ट। हाँ जी, वो वेस्टर्न माउथ पीस है, बिल्कुल बड़ा। वो भी मेरे ख्याल से 150 साल हो गए उसको भी, 1853 का थिंक मेरे ख्याल से 200 साल हो गए उसको। तो उन्होंने एक आर्टिकल किया था, आप कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा, वो लिखा था हु आर यू गोइंग टू कॉल, ठीक है। तो उसमें ट्रेड का उन्होंने दिखाया था, वो अभी हम दिखा नहीं सकते वरना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अर्ली 2000s में पूरी दुनिया का उन्होंने ब्लू कलर किया हुआ था। ब्लू कलर मेंट के यूएस जो है वो पूरी दुनिया के ममालिक का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, दुनिया के हर मुल्क का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है। फास्ट फॉरवर्ड 20 ईयर्स, 2020 के अंदर वही चार्ट पूरा तकरीबन ऑरेंज हो गया था। ऑरेंज वॉज चाइना। तो 20 साल के अंदर पूरी दुनिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएस नहीं है, वो चाइना है। सो इट इज़ वेरी नेचुरल कि चाइना अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर अपनी अलाइंसेस बढ़ाएगा। आई थिंक फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल आया था, उसमें बताया था कोबाल्ट जो है उसके लिए चाइना ने खाली अफ्रीका के अंदर 200 कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ये क्यों कर रहे हैं अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में? और इसको आप अभी इसके साथ भी टाई करें जो पाकिस्तान में भी रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी, कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं मिनरल्स के ऊपर। देखें, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसका भी शायद आपने सुना हो। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो 17-18 एलिमेंट्स हैं, ये मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन है। हमारे फोन्स, लैपटॉप्स, ये घड़ियाँ, इस सब के अंदर वो रेयर अर्थ्स यूज होते हैं। डायोड, सेमीकंडक्टर्स। 90% इसकी प्रोसेसिंग है चाइना के पास, और 80-84% इसकी सप्लाई भी उसी के पास है। जब ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर होती है ना, तो इसमें कहते हैं जो न्यूक्लियर ऑप्शन है ना, ट्रेड वॉर के अंदर न्यूक्लियर ऑप्शन, वो चाइना के पास ये है कि वो रेयर अर्थ्स को बैन कर दे। इतनी इंपॉर्टेंस है उनकी। लिहाजा आप देख रहे हैं कि जो ये रेयर अर्थ्स की जो अमाउंट है वो अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा है, वो सेंट्रल एशिया में भी बहुत ज़्यादा है, और साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। सो ये पूरी चाइना या यूएस जैसे ममालिक 100-150 साल का सोचते हैं, तो वो उनकी जो स्ट्रेटिजिक अलाइनमेंट है वो अभी से उसके साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने आगे दुनिया को चलाना है। आपको पता है कि एवरेज कार के अंदर इस वक्त कुछ 1400 के करीब तो सेमीकंडक्टर्स होते हैं या माइक्रो चिप्स होती हैं। 1400 नहीं बल्कि 14,000। तो ये तो आगे बढ़ता जाएगा, तो लिहाजा वो अपनी सप्लाई को फ़ौरन सिक्योर करें। दूसरी साइड पे यूएस भी अब इसमें जागा है। यूएस ने पाकिस्तान में डील की है मिनरल्स की, यूएस ने यूक्रेन में की है, आपने पढ़ा हो शायद, 2 महीने पहले यूक्रेन में भी डील की है। और 2016 के अंदर यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे आया था, उसमें उन्होंने ये जो रेयर अर्थ्स हैं इनको स्ट्रेटेजिक करार दे दिया था। ऑयल एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है, तो ऑयल स्ट्रेटेजिक होने का पर्पज़ ये था कि जहाँ जहाँ ऑयल था यूएस की वहाँ एक तरह की इंटरवेंशन थी या उनका होल्ड था। अब रेयर अर्थ्स को स्ट्रेटेजिक करार देने का क्या पर्पज़ है? मतलब व्हाट डू यू रीड, इसका मतलब है जहाँ जहाँ ये रेयर अर्थ्स होंगे आप उस जगह वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कुछ ऑयल के मालिक के साथ हुआ था। तो उधर ये पॉलिटिकल इंट्रीग्स भी होंगी, उधर इनकी प्रेजेंस भी ज़्यादा होगी, उधर ये इन्फ्लुएंस के लिए आपस में लड़ेंगे भी, क्योंकि रेयर अर्थ्स हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि 20 इयर्स में चाइना ने एक इंटरनेशनली मार्केट्स को काफ़ी हद तक कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो ब्रिक्स था उसकी भी एक्सपेंशन अब शुरू होगी, ग्लोबल साउथ की बात होना स्टार्ट हो गई है। इसमें अब रिसेंटली इंडोनेशिया ने और यूएई ने भी ज्वाइन कर लिया है, और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो इसमें डी डॉलराइजेशन जो हमने पहले स्टार्ट में बात की कि उसको एक थ्रेट के तौर पे डिबेट स्टार्ट हो गई है कि आने वाले टाइम में एक अमेरिकन इकॉनमी या डॉलर की जो एक पावर है वो एक ख़तरे में पड़ सकती है अगर एक अल्टरनेट करेंसी पे काम होना स्टार्ट हो गया, या यूएनओ के पैरेलल एक अलाइंस बन जाता है किसी भी एक नए कंट्री के सेंटर में, या उसको आप, तो उसके हवाले से आपका क्या ख्याल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, डी डॉलराइजेशन आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी डेवलपमेंट होती है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि डी डॉलराइजेशन का पर्पज़ क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे जज करेंगे। एक बड़ा अच्छा क्राइटेरिया है वो है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं
वो होता है 5 हार्ड करेंसीज में है, डॉलर, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड, ये 5 हैं। अब उसके अंदर जाके रेनमिंबी या युआन जैसे बोलते हैं चाइनीज, वो भी ऐड हो गया। दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के जो रिजर्व्स अगर आप मिलाएं तो 58% वो डॉलर में है, 58%, और 1% है वो चाइनीज की करेंसी में। आज से 25 साल पहले भी 61 थे, ये 61% डॉलर में थे। तो 20-30 सालों के अंदर सिर्फ 2% का फर्क आया है। अभी भी दुनिया में 80% जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉलर में होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो है वो भी 70% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा डॉलर में होती है। तो जो डी डॉलराइजेशन है, मुझे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र नहीं आते होते हैं ना। मतलब कोई भी ऐसा रिसर्च बेस्ड कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको नज़र आए कि डी डॉलराइजेशन हो रही है। तो आई थिंक कि हम थोड़ा सा लोग जज्बाती हो जाते हैं या ज़्यादा समझते हैं कि जल्द नहीं होगी अभी, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 70, 80, 90 ईयर्स नहीं होगी। बट जब डी डॉलराइजेशन के ऊपर बुक्स लिखी जाएंगी, इनएविटेबली नज़र आता है ये। और ये पहले नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ। मैंने आपको अभी बताया कि पहले पाउंड होता था, जिससे ज़ुबानें हैं, पहले लैटिन बोली जाती थी, फिर बीच में अरबी बहुत ज़्यादा बोली गई जब ट्रेड हमारा बढ़ा, फिर अंग्रेज़ी आ गई तो रिप्लेस किया ना उन्होंने। इसी तरह स्टर्लिंग था, करेंसी ब्लॉक्स थे, सब रिप्लेस होकर डॉलर आ गया। तो ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं होगी कि दोबारा करेंसी ब्लॉक्स बन जाए। ये तो अभी की बात है, 1900s के अंदर थे करेंसी ब्लॉक्स, तो इट्स नॉट 100 साल की बात है बिल्कुल। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला। दूसरा, ये जब होगा और जब लिखी जाएंगी बुक्स, तो आई थिंक कि ये 2021 2022 का वो टाइम होगा जब उसका पहला चैप्टर जो है वो ये लिखा जाएगा कि जब ये ब्रिक्स का बना, कोविड आया, उसके बाद एक अजीब सी दुनिया के अंदर चेंजेस आए। तो ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये वो टाइम है जो उसके पहले चैप्टर का हिस्सा बनेंगे। बट अभी इतनी जल्दी डी डॉलराइजेशन नहीं होने वाली। चाइना में जो आपने ब्रिक्स का कहा है ना, इन्होंने बनाया है अपना, चाइना ने बनाया CIPS, चाइनीज इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम समथिंग। वो भी असल अभी भी स्विफ्ट यूज करता है जो इंटरनेशनल सिस्टम है। तो अभी उससे बाहर नहीं आ सके। चाइना के पास अभी भी डॉलर्स ही हैं सारे के सारे जो रिजर्व्स हैं। सो आई थिंक अभी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि ऐसा हो। आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की एक डिबेट जारी है, और क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के नज़र में जिस तरह डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के अंदर भी एक पॉलिसी का डिफरेंस है, और यूरोपीय यूनियन भी एनर्जी के हवाले से एक डिवीज़न का शिकार है। आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी या कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर कितना फोकस किया जाना चाहिए, और ये पावर बैलेंस जो एनर्जी का है ये किस तरह से होगा फॉसिल फ्यूल्स के दरमियान और ग्रीन एनर्जी के? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और आई थिंक ये जो क्लाइमेट की डिबेट है ना सारी, ये भी वो हम जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं, या ये बहुत ज़्यादा यूरो सेंट्रिक है, आप समझें, वेस्टर्न सेंट्रिक है। क्लाइमेट की डिबेट भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न सेंट्रिक है। इसके अंदर हमारे जैसे ग्लोबल साउथ के या डेवलपिंग कंट्रीज़ के ममालिक की से नहीं है, उनकी डिस्कोर्स है ही नहीं। आपको मैं एग्जांपल, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब आपने ग्रो करना होता है, तो अभी तक दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि आप एनर्जी के यूज़ को और इकोनॉमिक ग्रोथ को डीकपल कर दें। मतलब अगर पाकिस्तान में जितने अभी बिलो पॉवर्टी लोग हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, ये जैसे जैसे पाकिस्तान में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, गाड़ी आएगी, घर आएंगे, एसी लगेंगे, बाहर खाना खाएंगे, कपड़े ज़्यादा लेंगे, मोबाइल ज़्यादा लेंगे, बाहर ट्रैवल करेंगे, गोश्त मीट खाएंगे। इन सब की वजह से क्या होता है? कार्बन एमिशंस होते हैं। ऐसा ही है ना? तो हमारे जैसे ममालिक को एनर्जी ट्रांजिशन कहने का मकसद मैं समझता हूँ ऐसा है कि आप कहते हैं यार हमने ग्रो कर लिया, अब आप ना ग्रो करें। आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जो ट्रेड है, ट्रेड में आप सब ने शायद सुना हो प्रोटेक्शनिज्म, जिसमें टैरिफ्स लगाते हैं आजकल जो चल रहा है कि यार, तो यूएस जर्मनी चाइना, यूएस जर्मनी यूके फ्रांस, ये वेस्टर्न यूरोप सारा, इन्होंने 200 साल टैरिफ्स हाई रखे थे। इसकी रिसर्च है, ये आप तो खुद पढ़ सकते हैं कोई मेरे। और फिर जब ये इस लेवल पे पहुंच गए, उन्होंने अपने रिजर्व्स बना लिए, फिर उन्होंने कहा यार नहीं, अब ओपन ट्रेड होना, ओपन मार्केट्स होनी चाहिए। तो ये एक किस्म की ना एक वो हिपोक्रेसी सी लगती है। वो सेम हिपोक्रेसी मुझे क्लाइमेट के अंदर भी नजर आती है। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट थी 1 साल पहले कि अफ्रीका के अंदर जो एक फैमिली पूरी एनर्जी यूज करती है ना, यूएस में पड़ा हुआ किसी भी घर में पड़ा हुआ एक फ्रिज उतनी एनर्जी यूज करता है। तो क्या जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट वो यूएस या ये अमीर ममालिक कर रहे हैं क्लाइमेट के ऊपर, वो ये गरीब भी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो जो सोल्यूशंस हैं वो दोनों के लिए सेम होने चाहिए।
नहीं होने चाहिए। उनके सोल्यूशंस डिफरेंट हैं, उनकी टाइमलाइन डिफरेंट है, उनको जल्दी करना पड़ेगा। दूसरे ममालिक, हमारा तो ग्लोबल एमिशंस के अंदर लेस देन 1%, सबको पता है इसका। तो ये बड़ी एक इसको भी बड़े इसकी भी पॉलिटिकल इकोनॉमी है इस डिबेट की, और हमें ये समझाया नहीं जाता बस के रेंज, डिफॉरेस्टेशन, ये क्लाइमेट ऐसा नहीं है, ये भी एक टूल बन रहा है जिसमें आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं अडॉप्ट करने के लिए चीज़ें। लेकिन ये रियलिटी भी इस डिबेट का पार्ट है कि पाकिस्तान की जो कार्बन कंट्रीब्यूशन है वो 0.88% है, जैसे आपने जिक्र किया, लेस देन 1%। और हम पाकिस्तान टॉप 5 में, मतलब 5वें नंबर पे मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में शामिल है, वनरेबल है। इस क्लाइमेट की वजह से, एक एग्रीकल्चर लैंड होने की वजह से हमारा रेन साइकिल, वाटर साइकिल, एग्रीकल्चर, फार्मर की लाइफ, वो सब सोशियो इकोनॉमिक इस पर इम्पेक्ट्स आ रहे हैं। तो जो इस चीज़ को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, COP27, COP28 की जो डिबेट्स हैं आगे, अब ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो में अगली कुछ मंथ्स में ये नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो आप उस हवाले से बताएं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अफेक्ट हो रहे हैं और जो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्रीज, तो ये किस तरह का एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है? देखिए, इसके अंदर आपने कभी ये नहीं सोचा कि दुबई जो है, UAE जो है, आप बताएं कि हमारे पास तरक्की ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा है, तो वो सहरा है, मतलब उधर कितने एसीज चलते हैं, उनके तो एसीज की टीयर भी डिफरेंट होता है जो 60-60 डिग्री पे चल सकें, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। उधर स्मॉग का इशू क्यों नहीं होता कभी, या उधर इस तरह के पोल्यूशन के इश्यूज क्यों नहीं होते? मतलब वो इंटरनल गवर्नेंस इश्यूज, ये जो हमारा क्लाइमेट का इशू है, ये हमारे एमिशंस की वजह से नहीं है, ये इस वजह से नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी, ये हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से है। देखें, एक अभी एग्जांपल, कराची में मतलब 1,20,000 टन आई थिंक मंथली ये गार्बेज इकट्ठा होता है, उसमें से 60% कलेक्ट होता है, 40% वो ड्रेनेज में और ये लैंडफिल्स इसमें चला जाता है। जब बारिश होती है, जिसने नदी नालों ने, जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम ने उसको बारिश के पानी को ऑब्जॉर्ब करना था, उसमें तो 40% गार्बेज है। एक एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह जो हम कोल यूज़ करते हैं, जो हमारी, ये हम लोग जो मेजर्स लेते हैं ना स्मोक को करने के, अजीब से, मैं कि बारबेक्यू बंद कर दें, रात को 8 बजे के बाद दुकानें बंद करें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो वही है शॉर्ट टर्म मेजर्स। आप देखें गाड़ियां, हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, EPA वालों से जब आप बात करें ना, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हमारी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोल्यूशन के लिए। तो उसमें कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं? बाइक्स कितनी ज़्यादा हैं, वही जो सबको पता है, एक बस 30 गाड़ियों को रिप्लेस कर देती है। इवन ऑड नंबर्स हैं, कंजेशन चार्जेस लगाएं आप मेन एरियाज़ के अंदर, जो पूरी दुनिया में होता है, लंदन में होता है, हर जगह होता है। तो ये मेजर्स लेंगे तो फिर हमारा इम्पैक्ट कम आ जाएगा। फिर आप ये कहेंगे यार कि नहीं, हमें तरक्की करनी है। जो आपने कहा है ना, बेलम में कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी, COP30, बाकू में हुई थी COP29, तो वो फाइनेंस कॉप थी। तो इसके अंदर तो फिर वंस अगेन थोड़ी सी वेस्ट की हिपोक्रेसी सामने इस तरह आती है कि चाहिए कितने ट्रिलियन था और मिला कुछ, मेरे ख्याल से 1 ट्रिलियन मिला। अभी भी हमें जो 16-17 अरब डॉलर या प्रॉमिस किए गए थे 2022 के फ्लड्स के बाद, उससे लेस देन हाफ मिले हैं। UN द गार्डियन का आर्टिकल था, ओवरऑल भी दुनिया में जो क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंसिंग की नीड है वो 200% बढ़ी है, 200% पिछले 15 सालों में, 20 सालों में। और उससे जो फंड्स आने थे वो सिर्फ 40% अभी तक मीट हुए हैं जो प्रोमिसेस थे। तो इसमें खाली इंटरनल भी हमें अपना भी ठीक करना है, बट ये जो इसकी डिप्लोमेटिक डिमेंशन है ना क्लाइमेट की, इसमें उन लोगों को भी रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ब्लेम करके यार आपका मसला है, हमारा खाली मसला नहीं है, ये ओवरऑल मसला है। आजकल की एक हॉट डिबेट ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का एक बहुत ज़्यादा एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है, और जो उसके साथ अलाइन लोग कंट्रीज़ नहीं हैं उनके लिए काफ़ी जो है हाई टैरिफ रखे जा रहे हैं। जैसा कि इंडिया की एग्जांपल है कि वो रशियन ऑयल को अगर वो क्विट नहीं कर रहे तो उनके 50% टैरिफ कर दिया गया, और उसकी वजह से अब इस रीजन में इंडिया का चाइना के साथ कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये ब्रिक्स में पहले इंडिया का एक मेन रोल पहले से चल रहा था, अगर चाइना और इंडिया एक दूसरे के करीब आते हैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को रीजन में कोई नुकसान पहुँचने का खदशा, या पाकिस्तान को किस तरीके से इस सारे सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए? आपकी क्या राय है? पहली चीज़ तो ये जो अभी ये ब्रिक्स बना है, या ये जो एक आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में ज़्यादा मिल रही हैं, ज़्यादा एक कोलैबोरेट कर रही हैं, ये दोबारा से, ये पहले भी होता रहा है, जिसे बोलते हैं ऑथर्स यूरेशियन सेंचुरी, जिसमें यूरेशिया, यूरोप और एशिया इकट्ठे काम करता था, बाकी तो बाद में दरियाफ्त हुए ना, न्यू फाउंड लैंड और ये अमेरिकाज बाद में। तो आई थिंक वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्टिंग बैक टू दैट टाइम, जिसमें आप देखेंगे कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर असल सारी की सारी ग्रोथ, सारी चीज़ें इधर होंगी। वो US की एक एजेंसी है ना, EIA, उसके मुताबिक 50% दुनिया की इंक्रीज डिमांड इन एनर्जी
विल कम फ्रॉम दीज कंट्रीज जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो सारा कुछ एक्शन जो है वो इधर होगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेड जो होता है वो मेरे है ना मेंटोर वो बोलते हैं कि ट्रेड इज़ लाइक वाटर, वो इट फाइंड्स इट्स वे, वो रुकता नहीं है। आप देखें कि चाइना और इंडिया के आपस में सीरियस बॉर्डर इश्यूज हैं, आपस में उनका ट्रेड इज़ लाइक आई थिंक $100 बिलियन और समथिंग। ताइवान के साथ उनके सोवरेनिटी के इश्यूज हैं, उनके साथ $300 अरब का है। यूएस के साथ डिस्पाइट ट्रेड वॉर 2018 से अभी तक 2018 के टैरिफ्स भी लगे हुए हैं ना, अभी तक कम तो नहीं हुए थे, उसके ऊपर आए हैं। 2018 से अभी तक यूएस चाइना का ट्रेड इन डॉलर टर्म्स 24% बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ट्रेड नहीं रुकता, ट्रेड आपस में चलता रहता है। तो चाइना एक तरफ इंडिया के अगेंस्ट तो रहता है बॉर्डर इश्यूज, बट ट्रेड तो करता रहेगा वो। क्या इस वजह से हमारे कोई इफेक्ट होंगे? नहीं होने चाहिए बिल्कुल। मैंने अभी आपको कहा ट्रेड अलग चीज़ है, दूसरी चीज़ अलग चीज़ है। चाइना ऑल द ईयर इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहा है, यूएस के साथ कर भी रहा है, साथ साथ एक दूसरे पे सैंक्शंस भी लगाए जा रहे हैं, साथ साथ एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दिए जा रहे हैं। तो वो 1-0 के अंदर ही ना करते, वो तो छोटे होता ना, यार मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। मुल्क ऐसे नहीं करते, मुल्क तो बात करते एंगेज करते रहते हैं डिफरेंट इम्पैक्ट डिफरेंट एवेन्यूज के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो उसमें हमारी अपनी वीकनेस होगी। आई थिंक ये तो बल्कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है। वंस अगेन इंडिया के साथ हम, मेरा एक अपना है बड़ा नेशनलिस्टिक सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्रेड करना है खाली इंडिया के साथ ही क्यों करना है। मैं आपको कहा इतने मुल्क हैं, अगर ब्रिक्स का रीजन और ज़्यादा आपस में इकट्ठे होता है, जुड़ता है, कोलैबोरेट करता है, हमारे पास और बहुत एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। चाइना तो है, लेकिन हमें ये भी नहीं करना चाहिए खाली चाइना के अगेंस्ट ही अपनी बेट्स अपने आप को हैज करें। और भी बड़े ममालिक हैं, तो हमें चाहिए हम भी ट्रांजिट कंट्री बने। हमारे पास एक साइड पे वाटर भी है, लैंड एक्सेस भी है, तो हमें तो बनना चाहिए इन चीज़ों पे। आई डोंट थिंक कि इंडिया और चाइना का इकट्ठे आना विल इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टांस इन एनी वे। इट शुड नॉट इम्पैक्ट। अगर होगा वो हमारी अपनी गलती होगी। बिल्कुल ठीक। चाइना का रीजन में एज अ बिग ब्रदर रोल जो है वो आप कैसा देखते हैं? और फिर फ़लस्तीन के इशू के बाद जब उन्होंने ईरान और सऊदी अरबिया का एक मीडिएट रोल प्ले किया 2023 में, उस हवाले से मिडिल ईस्ट और चाइना का आप आपस में क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसोर्शियम के हवाले से आपकी क्या राय है कि चाइना का कितना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में इस वक्त है? बिग ब्रदर जो टर्म आपने यूज़ की है ना, वो क्या जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल था 1984 उसके अंदर यूज़ हुई है। और वो उसकी कॉनोटेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो एक आपको हर वक्त देख रहा है कोई ना कोई। मुझे लगता है कि चाइना का जो मॉडल है लीडरशिप का भी, ग्लोबल लीडरशिप का भी, वो बिग ब्रदर वाला नहीं है। यूएस को कहते हैं पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, और वो है बिल्कुल, वो तो है। किसी जगह मूव नहीं कर सकते, ये नहीं यूज़ करना, वो नहीं करना। अगर आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ें, जैसे हम बोलते थे द मिडिल किंगडम बोलते थे चाइना को, तो चाइना की शुरू से हिस्ट्री में कॉलोनियलिज्म नहीं है बहुत ज़्यादा, या दूसरी रीजन्स को कंट्रोल करना नहीं है। हाँ, दूसरे कंट्रीज़ वगैरह इनको ट्रिब्यूट पेश करते थे, ट्रिब्यूटरी सिस्टम था इसका पूरा, अभी भी इसी तरह है। आई थिंक कि चाइना अभी इतनी जल्दी में नहीं है कि वो यूएस का रोल एज्यूम करे। मुझे ये लगता है इवन इन दिस रीजन भी वो भी बैकफुट पे है। चाइना एकदम से इतना नहीं आगे आ रहा ग्लोबल लेवल पे कि वो हर चीज़ को एज्यूम कर ले। दूसरी चीज़ ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर चाइना ने भी रिसेंटली जो एक डिप्लोमेटिक कू करवाया था, कतर, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट के एक्टर्स, वो उसे डिप्लोमेटिक कू बोलते हैं लोग। वो एंगल जो मैंने आपको अभी एससीओ समिट की बताई है, वो एंगल, देन ब्रिक्स का एंगल, उसके अंदर मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स की इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट का एंगल, ये सब ये बताता है कि जो मुल्क दुनिया इस वक्त वो अब अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर मूव कर रही है। इसके लिए बल्कि टर्म भी आ गई हुई है, वो बोलते हैं मिनी लेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म था ना, मिनी लेटरलिज्म आ गया, जिसमें ममालिक आपस में किसी एक टॉपिक के ऊपर इकट्ठे होंगे और वही ममालिक आपस में दूसरे टॉपिक पर इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो सेल्फिश, आई कॉल इट द वर्ल्ड इज बिकमिंग सेल्फिश नाउ। आप देख सकते हैं, लुक अराउंड यू, ये जो इंडिया है वो कहते हैं 50% टैरिफ्स मंजूर है, लेकिन रशिया से ऑयल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सस्ता मिल रहा है। रशिया है, रशिया इज नाउ द मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके ऑयल फ्लोज देखें, 4%, 5%, 10% फर्क पड़ गया। उनके एक्सपोर्ट्स उतनी रही हैं, वो एब्जॉर्ब के कोई और करता था रीजन, अब एशिया करने लग गए। तो आई थिंक जो चाइना का रोल मिडिल ईस्ट में वो नहीं आएगा कभी भी जो यूएस का था, जिस तरह यूएस लीड करता है पुलिसमैन के तौर पे। अभी आई डोंट थिंक कि चाइना अभी एटलीस्ट अगले 1-2 डेकेड भी उस स्टांस पे आएगा कि वो कंट्रोलिंग होने लग जाए या उस तरह एकदम से प्रोमिनेंट होके ग्लोबल स्टेज के ऊपर आए। वो बैक एंड पे है, इकोनॉमिक्स के थ्रू वो खेलता है, कॉरिडोर्स बना रहा है, वो उन मुल्कों की तरक्की को अपने साथ लिंक कर रहा है, तो वो मुल्क खुद ही उसके साथ लिंक हो जाएंगे, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।